Okay, so hello learners, welcome back to this very brand new lecture. So in this particular lecture हम बात करेंगे सिस्टम थ्योरी की। सरन मैम इसके पहले वाले लेक्चर में लेक्चर फोर्थ आई गेस उसमें हमने डिस्कस किया था व्यवहारवाद और उत्तर व्यवहारवाद को। तो इसमें हम बात करेंगे व्यवस्था सिद्धांत और प्रणाली सिद्धांत यानी कि सिस्टम थ्योरी की जिसके अंदर हम बात करते हैं। तो सबसे पहले तो शर्त हमारी यही है कि पहले तो आप जाकर के वाले लेक्चर्स देखिए उसके बाद ही इन वाले लेक्चर्स पर शिफ्ट हो। ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है और प्लेलिस्ट आपको आई बटन में मिल जाएगा और जाकर के भी आप देख सकते हैं, चैनल पे एक्सप्लोर करो, बहुत सारी चीजें हैं। जब बात करते हैं व्यवस्था सिद्धांत की तो व्यवहारवाद क्रांति की देनी है ऑब्वियसली। तो यह अनुभववादी उपागम है। व्हाट इज एन, जब हम बात करते हैं अनुभववादी है ये, तो व्यवस्था उपागम को व्यवहारवादी क्रांति का सैद्धांतिक शिशु भी माना जा सकता है। और व्यवहारवाद क्रांति के कारण ही जो राजनीति विज्ञान में एक नई शब्दावली का विकास हुआ। ठीक है, तो अब परंपरागत शब्दावली जैसे आपका राज्य है तो यहाँ पर उसको बोलते हैं राजनीतिक व्यवस्था, सत्ता है तो फंक्शन प्रकार, संस्था है तो संरचनाएं, पद है तो भूमिका, जनमत है तो राजनीतिक संस्कृति, नागरिक प्रशिक्षण है तो सामाजिककरण। वेरी इंटरेस्टिंग इंडीड, राइट। अब बात करते हैं राजनीति में व्यवस्था के सिद्धांत का किस तरीके से विकास हुआ। तो सबसे पहले आते हैं आपके डेविड ईस्टन, नो डाउट इन इट। तो उन्होंने प्रकार्यवाद जिसको फंक्शनलिज्म बोलते हैं का प्रयोगात्मक रूप माना है। किंतु जो हर्बर्ट स्पीरो है उन्होंने ये स्वीकार नहीं करा और बोलते हैं कि जो राजनीति विज्ञान है उसमें व्यवस्था की अवधारणा 3 शताब्दियों में भी अधिक पुरानी है, से भी अधिक पुरानी है। लिवाइतन में के जो 22वें अध्याय है उसमें हॉब्स ने इस अवधारणा को लेके आया। सोचो, अगर आप डेविड ईस्टन को मानते हैं तो नहीं, पर हर्बर्ट स्पीरो बोलते हैं कि नहीं नहीं, इसके पहले भी ऐसी बात नहीं है। हम बात करते हैं लिवाइतन, उसमें है इन सब चीजों के बारे में। मार्टिन कापलान, बहुत बड़ी बात है, अरस्तु को प्रथम व्यवस्थावादी मानते हैं। बताओ, ये तो और पीछे जाते हैं आपके। सबसे पहले इस व्यवस्था का इस्तेमाल तो जीव विज्ञान में किया था, बायोलॉजी में। इसका प्रयोग हम बात करते हैं बटाल्फी, क्या बोलते हैं बटाल्फी, उन्होंने किया था। तो सामाजिक विज्ञानों में भी इसका सबसे पहले मानव विज्ञान, राइट, एंथ्रोपोलॉजी में किया गया था। या इसका प्रयोग रेडक्लिफ ब्राउन और मॉलिनोस्की ने किया था। बहुत ही ब्रूटल नाम है ना। तो एक बार देख लो बस। सोशियोलॉजी में तो सबसे बड़े पार्सन्स हैं, राजनीति विज्ञान में डेविड ईस्टन है। तुलनात्मक राजनीति में किसने किया था? गैब्रियल आलमंड, बहुत बड़ी बात, सिस्टम अप्रोच इनका पढ़ लेंगे। और मॉर्टन कापलान, है ना, उन्होंने व्यवस्था सिद्धांत का अंतरराष्ट्रीय राजनीति में विश्लेषण किया। तो कॉन्सेप्ट आ जाएगा, बताइए इनको मिलाइए। तो सोशलिज्म में पार्सन्स, राजनीति विज्ञान में डेविड ईस्टन, तुलनात्मक में गैब्रियल आलमंड और अंतरराष्ट्रीय राजनीति में मॉर्टन कापलान। समझ गए, आगे बढ़े। अब उसको राजनीति विज्ञान में लाने और विकसित करने के लिए श्रेय डेविड ईस्टन को देते हैं। और अनुभाविक शोध कार्यों के लिए इस सिद्धांत का प्रयोग आमंड एप्टर एक्सटीन ने किया। आमंड पावेल का व्यवस्था सिद्धांत, बात करते हैं फेडरलिस्ट पेपर की शक्ति पृथक्करण से संबंधित है। अब इनके कुछ रीजंस देख लेते हैं कि भाई कौन कौन से रीजंस हैं इसकी उत्पत्ति के, उपागम के। तो पहला आता है का परंपरागत जो पद्धतियां थी और उपागम है उनकी अपर्याप्तता तथा राष्ट्र राज्य संविधान सरकार जैसी पुरानी अवधारणाओं की अनुपयुक्तता। दूसरा आता है आपका राजनीतिक विश्लेषण व अध्ययन के लिए व्यापक ढांचे की आवश्यकता। आचरण विचारधारा आचरण विचार सॉरी विचारधारा मुक्त एवं मूल्य मुक्त दृष्टिकोण की आवश्यकता। और अंत अनुशासनात्मक यथार्थ वैज्ञानिक दृष्टिकोण की आवश्यकता। तो इसमें राज्य व्यवस्थाओं का अनुभव मूलक जो विश्लेषण है वो करता है। तो व्यवस्था सिद्धांत का ये सबसे बड़ा बात करते हैं ना, ये एसओपी है ये। फिर आता है आपका रोनाल्ड चिकलॉट तो व्यवस्था सिद्धांत साहित्य में के 3 प्रमुख प्रवृत्तियां बताता है। तो कौन कौन सी हैं? पहली आती है व्यवस्था संरचनात्मक और आपके लोक नीति। तो इसमें आता है प्राकृतिक विज्ञानों से प्रभावित होता है, ग्रैंड थ्योरी डेविड ईस्टन का है, ईस्टन का प्रभावित, और कार्ल डाइच, मार्टिन कापलान आदि। संरचनात्मक में आता है यह मध्य स्तरीय सिद्धांत है, यह समाजशास्त्र मानव शास्त्र है। मेलगनोसी, रेडक्लिफ, पार्ससी सब इससे रिलेटेड है। पब्लिक पॉलिसी में पुनर्व्याख्या व्यवस्था सिद्धांत की इसने की है। समझ के आगे बढ़ते हैं। इट्स नॉट सो इम्पोर्टेंट, मतलब रिमेंबर रखने में जैसा कुछ नहीं है, जो होगा मैं बताता चलूंगा। हम स्टार मार्क करते हुए चलेंगे जैसे मैंने बनवाया आपको ऊपर, ये यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ओके, ऑलराइट। तो आगे बात करते हैं राजनीतिक विज्ञान में व्यवस्था सिद्धांत, वो उनके कौन कौन से सिद्धांतकार हैं, राइट, कौन कौन से थ्योरिस्ट है जिन्होंने सिद्धांत को बढ़ावा दिया, वो सब चीजें। हमने बेसिकली, वैसे तो हम क्लासेस में पढ़ाते ही हैं कि भाई सिस्टम अप्रोच में सबसे बड़े जो इसके प्रतिपादक हैं वो डेविड ईस्टन है ना। तो उनके अलावा और कौन कौन है? आर्म एंड मिचेल्स हैं, उनके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। थोड़े बहुत क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे कि भाई आ जाते हैं, है ना। तो डेविड ईस्टन का जो इनपुट आउटपुट मॉडल है ना,
वो बताया, मतलब बेसिकली अगर हम देखें तो उसको विकसित कैसे हुआ। तो पॉलिटिकल साइंस में हम हमेशा बात करते हैं, कोई भी चीज टपकती नहीं है भैया, इन्वेंशन नहीं होता, यहाँ पर विकास होता है। तो बहुत सारे जो है एलाइड कॉन्सेप्ट्स, थ्योरीज, राइट, सिद्धांत जो है वो पहले डेवलप हो चुके रहते हैं, जो कि आगे क्यूमुलेट होकर के, इकट्ठा होकर के एक नया स्ट्रक्चरल सिद्धांत बनाकर आपके सामने लेकर के आते हैं। जैसे आप बात करते हैं डेविड ईस्टन का इनपुट आउटपुट मॉडल, हम जिसको समझ चुके हैं। तो इसमें निवेश निर्गत प्रारूप, इसको हम बोलते हैं, सामान्य व्यवस्था सिद्धांत से संबंध है, तथा ये अगर हम बात करें तो परसिस्टेंट, जो सततता होती है, के लक्ष्य से प्रभावित है ना। दूसरा आता है आमंड का जो स्ट्रक्चरल फंक्शन मॉडल है। तो पहले बात तो यही पूछ लेंगे आपसे कि भाई डेविड ईस्टन का कौन सा मॉडल है, इनपुट आउटपुट। आमंड का क्या है, स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच है। तो इसको हम बोलते हैं संरचनात्मक कार्यवाद। ठीक है, इसमें बोलते हैं, इसमें अनुकूलन, संधारण और स्थायित्व के लक्ष्यों के प्रति पूर्वाग्रह रखते हैं। मिशेल्स आते हैं, इनका एक्सचेंज मॉडल है। तो मिशेल्स का क्या आ जाएगा, आपका एक्सचेंज मॉडल आ जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे। तो इनकी बुक है द अमेरिकन पॉलिटी, 1962 की वाली बुक है। ये अर्थशास्त्र से प्रभावित है। किससे प्रभावित है, अर्थशास्त्र से प्रभावित है। बुक मत भूलना, द अमेरिकन पॉलिटी 1962 मिशेल्स की है। ठीक है, जर्मन समाजशास्त्री थे। और आयरन लॉ ऑफ ओलिगार्की का जो नियम है वो इन्होंने दिया था। क्या बोलते हैं हम, आयरन लॉ ऑफ ओलिगार्की क्या होता है, भी समझाता हूं इसको, 2 मिनट दो मुझे। ये 1911 में इन्होंने वाला अप्रोच दिया था। देखो बहुत आसान भाषा में समझा रहा हूं, समझ लो। ये बोलते हैं, चाहे कितनी भी जो है बड़ी आप एक ऑर्गेनाइजेशन बना लो, कितना ही उसमें डेमोक्रेटिक चीजें डाल दो, इट डजेंट मैटर। क्यों, क्योंकि अंत में वो जाकर के जो स्मॉल एलीट लोग हैं ना, अल्टीमेटली जाएंगे उन्हीं के हाथ में। जितनी भी सारी पावर है वो कहां पर जाकर के कंसंट्रेट हो जाएगी, वो जो स्मॉल एलीट है, जो पावरफुल है, सर्वसत्ताधारी है, उन्हीं के पास जाएगी। चाहे कितना ही डेमोक्रेटिक आप उसको चिल्ला ले, इट डजेंट मैटर। इसको बोलते हैं आयरन लॉ ऑफ ओलिगार्की, यानी कि लोहा सी मजबूत है भाई वो। तो हम इसकी बात करते हैं। तो अब राजनीतिक व्यवस्था में अगर हम देखें, पॉलिटिकल सिस्टम का मतलब है भाई, कि भाई इसमें जो हम बात करते हैं ईस्टर्न के लिए अगर हम बोले तो मूल्यों का सत्तात्मक बंटवारा है, अथॉरिटेटिव एलोकेशन ऑफ वैल्यूज एज इट इज। क्वेश्चन पूछते हैं कि भाई पॉलिटिकल साइंस में, पॉलिटिकल सिस्टम में डेविड ईस्टन क्या मानते हैं उसको, तो अथॉरिटेटिव एलोकेशन ऑफ वैल्यू, वैल्यूज का सत्तात्मक बंटवारा। वैल्यू मतलब मूल्य। लास्टवेल और कैपलान क्या बोलते हैं, कठोर वंचनाओं यानी कि सीवियर, जो सीवियर डिप्राइवेशन होता है, को राज्य व्यवस्थाओं का मूल आधार मानते हैं। कौन, आपके लास्टवेल एंड कैप। उसके बाद है आपके ढाल। तो ढाल उसे शक्ति, शासन और सत्ता से संबंध बताता है। कैटलिन उसे इच्छाओं का नियंत्रण कहता है। और आमंड के लिए वो क्या है, न्यूनाधिक रूप से औचित्यपूर्ण भौतिक बल के प्रयोग या प्रयोग किए जाने के भय से एकीकरण एवं अनुकूलन कार्य निष्पादित करने वाली व्यवस्था। ईस्टर्न कहता है कि जो व्यवस्था सिद्धांत है उसमें राज विज्ञान के एकीकरण, विकास और मार्गदर्शन के लिए अवधारणात्मक विचारबंद यानी कि कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क के रूप में इसको प्रयोग किया जाना चाहिए, वो ऐसा सुझाव देते हैं। व्यवस्था का क्या मतलब होता है, सिंपल है यार, वही होता है कि भाई एक प्रक्रियात्मक तरीके से, किस तरीके से हम तत्वों को, मूल्यों को ऑर्गेनाइज तरीके से अलाइन करें। तो ये सिंपल सिंपल व्यवस्था होती है, मैनेजमेंट होता है। तो ईस्टर्न कहते हैं कि व्यवस्था अंतः संबंध, अंतः क्रियाओं का समुच्चय है, सेट ऑफ इंटरेक्शन ही तो है। तो ये सब हम बात करते हैं। अब इसको मिला देते हैं बेसिकली। अब पॉलिटिकल पढ़ लिया, पॉलिटिकल सिस्टम पढ़ लिया, व्यवस्था पढ़ लिया। इसके अंदर देखो, इसमें होता है मूल्यों का, अगर हम प्राधिकृत बंटवारा करें तो क्या कौन कौन सी होती है। तो पहले पॉलिसी हो गया आपका, दूसरा प्राधिकरण अथॉरिटी हो गया आपका, और आप उसके बाद आता है समाज। तो पॉलिसी क्या है बेसिकली, ये नीतियां, जो नीतियों मूल्य है उसका आवंटन करती हैं, किसको क्या मिलेगा, सत्तात्मक निर्णय कौन लेगा। इसमें 3 तरीके से होते हैं। तो एक तो नीति निर्माण, ये आउटपुट मॉडल भी होता है बेसिकली। तो कौन करके देते हैं, कौन की हम बात कर रहे हैं, ईस्टर्न की। तो इसमें ना ये बोलता है कि भाई कौन करता है, ये लेजिस्लेचर करता है, राइट, व्यवस्थापिका करती है। एप्लीकेशन कौन करता है, उसको एग्जीक्यूटिव करता है, एग्जीक्यूटिव आपकी कार्यपालिका। और इसका फिर एडजुडिकेशन, अधिनियम कौन करता है, जुडिशरी करती है, जो आपकी न्यायपालिका होती है ना। तो हम इसकी बात करते हैं। अथॉरिटी में आता है नीति का क्रियान्वयन, उसका माध्यम क्या रहेगा वो सब बताता है। और जनता नियमों का पालन करती है बिकॉज ऑफ कि कोई सर्टेन अमाउंट ऑफ पीपल या एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसके पास ये प्रभुत्व है, अधिकार है, अथॉरिटी है, जिसके चलते लोगों को उनकी बात माननी पड़ेगी। और समाज अंत में आता है, नीतियां संपूर्ण समाज के लिए होती है। सिंपल सी बात है। ईस्टर्न के अनुसार अगर हम बात करें तो व्यवस्था या प्रणाली उन तत्वों का समूह है जो अंतर संबंधित है, अन्योन्याश्रित है और अंत क्रिया करते हो, यानी एक दूसरे से क्रिया करते हो। आमंड के इसके 3 गुण बताते हैं, व्यापकता,
अगर हम बात करें अन्योनाश्रित, इसका मतलब होता है हो यानी एक दूसरे पर आश्रित हो। और तीसरा आता है सीमाएं। अब बात करते हैं कि डेविड ईस्टन के अनुसार इनका जो है विशेषताएं क्या है। तो पहला आता है आपका अंतर क्रिया का समुच्चय होता है इनके अंदर। ठीक है, अंतक्रिया व्यवस्था विश्लेषण की मूल इकाई है, जो कि एक थोड़ा कॉम्प्रिहेंसिव और थोड़ा ऑथेंटिक आपको एनालिसिस करके देता है। राजनीतिक व्यवस्था व प्राकृतिक व्यवस्था में काफी समानता है। राजनीतिक व्यवस्था स्थिर नहीं, गत्यात्मक है, गति होती है इसमें। राइट, इसके बेसिकली इसका कारण क्या होता है, फीडबैक होता है। अरे यार सिंपल सी बात है, यहाँ पे इनपुट डालो। अब इनपुट में आ जाएगा डिमांड, भाई बहुत सारी चीजें, हमको ये चाहिए वो चाहिए। इसको मशीन में डालेंगे, आउटपुट निकलेगा। आउटपुट में पॉलिसीज वगैरह आ जाएंगी। अब इस आउटपुट के बाद ना एक और मैकेनिज्म है, इसको फीडबैक का मैकेनिज्म बोलते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका एक होता है भाई। फीडबैक में आ जाएगा आपका कि बाद में जाके अगर नेक्स्ट टाइम इलेक्शन में होंगे, तो अगर गवर्नमेंट को गिरा देती है जनता, वो भी तो एक तरीका का फीडबैक ही है। ठीक है, नेक्स्ट आता है, यह बंद नहीं खुली व्यवस्था है, ओपन सिस्टम है, जो बाहरी और आंतरिक पर्यावरणीय कारकों से प्रभावित होती है। यह अपने पर्यावरण के साथ विनिमय यानी कि एक्सचेंज तथा लेन देन ट्रांजेक्शन करती है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें, यह जो आपकी राजनीतिक व्यवस्था है, खुद समाज की एक उपव्यवस्था होती है। समाज की अनेक उपव्यवस्थाएं, आर्थिक राजनीतिक, इन सब में से एक है ये, है ना। तो राजनीतिक दल, सभा, समूह, ये सब इनके क्या है, ये सब इनके उपव्यवस्थाओं के हिस्से हैं। ईस्टर्न इन्हें परा राजनीतिक व्यवस्था, पैरा पॉलिटिकल सिस्टम कहता है। राजनीतिक व्यवस्था अपनी बाध्यकारी व साधिकारी निर्णय निर्माण क्षमता के कारण अन्य सामाजिक उपव्यवस्थाओं से अलग है। प्रत्येक व्यवस्था में अनुगुण यानी कि मेंटेनेंस और अनुकूलन एडेप्टेशन की क्षमता होती है। मेंटेनेंस और क्या बोला हमने, अनुकूलन एडेप्टेशन। ठीक है, प्रत्येक राजनीतिक व्यवस्था में दबाव व सातत्य होता है। दबाव प्रेशर, सातत्य परसिस्टेंस होता है। सिंपल, आगे बढ़े। अब मेन कॉन्सेप्ट आता है कि भाई इनका जो आपका व्यवस्था सिद्धांत है वो क्या कहता है। तो तीन चीज है, इनको अलग अलग नाम से जानते हैं, इनपुट आउटपुट मॉडल, ब्लैक बॉक्स मॉडल और फ्लो मॉडल। ठीक है, इनकी किताब है, कौन कौन सी है, द पॉलिटिकल सिस्टम एंड इंक्वायरी इनटू द स्टेट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, राइट, 1953 की ये बुक है। तो ईस्टर्न ने इसमें व्यवस्था की शोध संबंधी सृजनात्मक अवधारणा को 1953 में द पॉलिटिकल सिस्टम में ही प्रस्तुत कर दिया था। नेक्स्ट हम बात करते हैं फ्रेमवर्क फॉर पॉलिटिकल एनालिसिस। इसकी क्रोनोलॉजी याद रखेंगे भाई, क्या याद रखेंगे, क्रोनोलॉजी। 1953 में आपकी आई द पॉलिटिकल सिस्टम, फ्रेमवर्क आया इसका 1965। ठीक है, व्यवहार की व्यवस्था के बारे में बात करी थी। अ सिस्टम एनालिसिस ऑफ पॉलिटिकल साइंस ये 1965 में आया। और द एनालिसिस ऑफ पॉलिटिकल स्ट्रक्चर ये 1990 में आई। ठीक है, अपने अवधारणात्मक विचारबंद यानी कि जो कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क है, इसमें ईस्टर्न ने 1965 में अपनी दो बुक, अ फ्रेमवर्क फॉर पॉलिटिकल एनालिसिस एंड अ सिस्टम एनालिसिस पॉलिटिकल लाइफ में विस्तार से विवेचन किया है। ठीक है, प्रभाव क्या पड़ा, वही सब बात है भाई। अंतर अनुशासनात्मक है, ये इंटरडिसिप्लिनरी है। क्या है, हम जब बात करते हैं इंटर डिसिप्लिनरी है। ठीक है, यानी कि और दूसरे सब्जेक्ट्स में भी इनका रोल है, बिल्कुल है। तो इसने जीव विज्ञान से व्यवस्था की अवधारणा ली है, संचार सिद्धांत से इनपुट आउटपुट व फीडबैक लिया है, अर्थशास्त्र से आवंटन होम्योस्टैटिक संतुलन और अतः निर्भरता, लक्ष्य अन्वेषण आदि शब्दावली ली है। ईस्टर्न पर पार्सन्स, WRSP, रॉबर्ट के पटन का प्रभाव है। ठीक है, ये सब चीजें आप यहाँ पर देख लेना, नॉट सो इंपॉर्टेंट। Alright, तो नेक्स्ट अपन देखते हैं इसके अंदर कि भाई राजनीतिक विज्ञान पर समाजशास्त्रीय प्रभाव किस प्रकार से पड़ा, वो देखते हैं। तो सिंपल है कि भाई अंत अनुशासनात्मक जो प्रक्रिया होती है, जो प्रोसेस है, जो फॉर्मेट है, जिसके अंदर हम क्या करते हैं कि भाई दूसरे साइंसेस, दूसरे सोशल साइंसेस की भी मदद लेकर के राजनीति विज्ञान को समझने की कोशिश करते हैं। ठीक, ठीक है। तो सर्वाधिक जो हम बात करें प्रयुक्त उपागम इसके अंदर जो है व्यवस्था सिद्धांत में, संरचनात्मक प्रक्रिया में, जिसको हम स्ट्रक्चरल फंक्शनल बोलते हैं, ये समाजशास्त्र की ही देन आप इसको देखने को मान सकते हैं। तो जैसे डेविड ईस्टन है, ठीक है, तो इसके अंदर हम बात करते हैं, डेविड ईस्टन है, उनका ये बेसिकली सोशियोलॉजी का जो सिद्धांत था, बेसिकली आर्मंड एंड कॉलमैन का भी था। उसके अलावा व्यवस्था सिद्धांत ईस्टन का था। अब इसमें प्रमुख कौन कौन सी अवधारणा है, एक तो वर्णन प्रधान अवधारणा है, जिसको हम बोलते, ये मुक्त होती है, मुक्त एंड ओपन, ओपन एंड क्लोज, राइट, मुक्त एंड बंद। ठीक है, उसके बाद आता है आपकी ऑर्गेनिस्मिक, क्या, ऑर्गेनिस्मिक। उसके बाद आता है आपका असावयिक व्यवस्थाओं से संबंधित है, सिंपल सी चीज है। उसके बाद हम बात करते हैं नियमन एवं संधारण विषयक अवधारणाएं, जिसमें स्टेबिलिटी, इक्विलिब्रियम, होम्योस्टेटिस, इन प्रक्रियाओं का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें आपका फीडबैक, रिपेयर, रिप्रोडक्शन, ये सब आपको देखने को मिलेगा, एंट्रोपी वगैरह। थर्ड आता है आपका परिवर्तन विषयक अवधारणा है, जिसमें आपके
हम बात करते हैं कि ये व्यवस्थाओं के गत्यात्मक किंतु अविघटनात्मक परिवर्तनों से संबंधित है, चाहे आंतरिक प्रक्रिया से उत्पन्न हो अथवा बाहरी जो पर्यावरणात्मक दशाएं हैं उनको उनके द्वारा पैदा हुई हो। ठीक है, तो इसमें अडेप्टेशन की अगर हम बात करें, ग्रोथ की बात करें, आदि विषयक अवधारणाएं आती है। फिर आता है आपका विध्वंस विषयक अवधारणाएं, डिसरप्शन, और जिसको हम बोलते हैं डिसोल्यूशन, ब्रेकडाउन, इसको प्रदर्शित करती है। और आता है आपका जब व्यवस्थाओं पर संकट आता है, क्राइसिस में होता है, स्ट्रेस में होते हैं या स्ट्रेन में होते हैं, तब इस चीज को आप समझने की कोशिश करेंगे, तब समझ में आएगा। आमंड पावेल व्यवस्था की धारणा पर समाजशास्त्र, मानवशास्त्र तथा संचार विज्ञान के सिद्धांतों का प्रभाव स्वीकार करते हैं, ये भी है। उसके बाद आपके ये जो सामान्य व्यवस्था सिद्धांत है, उसमें हम देखते हैं कि प्रत्येक व्यवस्था के, चाहे वह व्यष्टि जैसे माइक्रो या फिर मैक्रो व्यू जो होता है, उसका कुछ भाग या उसका अंग या घटक या प्रक्रियाएं होती है। ईस्टर्न ने इन्हें इनपुट, आउटपुट और फीडबैक और इन्वायरमेंट का है। ठीक है, ये हमने एक्सप्लेन भी किया है बहुत ही अच्छे से। आप वाला लेक्चर जाकर के देख रहे हैं, इनपुट आउटपुट मॉडल क्या है डेविड ईस्टर्न का। देखिए समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे आपका इनपुट है, तो इनपुट बेसिकली क्या होता है? इनपुट पॉलिटिक्स में, पॉलिटी में क्या जाएगा? एक तो मांग आपकी कि भाई हमारी ये मांगे हैं, एक पॉलिटिकल सिस्टम समझिए आप, है ना, पूरा फ्रेमवर्क है ये। और उसके बदले आप समर्थन भी देते हैं, तो ये इनपुट है, हम ये दे रहे हैं आपको। उसके अलावा फिर बाद में आपकी प्रक्रिया होती है, इलेक्शन होती है, सरकार बनती है, सरकार क्या पॉलिसी बनाती है, वो सब चीजें। अब आउटपुट क्या आता है? ये है नीति और निर्णय। जो आपने मांगे करी, समर्थन दिया, उसका रिएक्शन में जो आउटपुट निकलता है वो नीति और निर्णय है। इसमें आता है आपका आधिकारिक निर्णय और सहयोगी निर्णय। उसके बाद आउटपुट आया, तो उसके बाद फीडबैक आता है कि भाई जो चीजें ये लेकर के आए उनका फीडबैक क्या रहा है। तो इस तरीके से है। और पर्यावरण में ओवरऑल अगर हम देखें, तो आंतरिक देश के अंतर इंटर सोशल बोलते हैं, और बाहरी अंतरराष्ट्रीय एक्स्ट्रा सोशल बोलते हैं। ठीक है, कि भाई इस प्रोसेस के हो जाने के वजह से क्या वातावरण रहा, क्या किस तरीके से चीजें हो रही। तो सर्कमस्क्राइब सर्कल भी होता है, अगर हम इसको देखें, परिवृत्त इसको हम बोलते हैं, जो व्यवस्था को चारों तरफ से घेरे रखता है। जैसे यहाँ पर आप देखो, ये पूरा पर्यावरण ने इसको घेर रखा है। ठीक है, यानी कि हर वो चीज जो इनपुट भी से इम्पैक्ट होगा, तो इनपुट की वजह से ये भी इम्पैक्ट होगा। सेम विदाउट सिस्टम है। तो विद इनपुट्स की अगर हम बात करें, तो इसका मतलब ये व्यवस्था के अंदर से उठने वाली मांगे, इनपुट्स, आउटपुट अधिकारी को सहयोगी होती है ना। समर्थन, खुला और प्रकट समर्थन होता है, गुप्त समर्थन भी होता है। ये तो आप देखते ही यहाँ है दिन अपनी डेली प्रक्रिया में, राइट। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं ईस्टर्न के जो प्रमुख अवधारणा है वो कौन कौन सी है। तो इसमें अंत क्रिया यानी कि इंटरैक्शन की बात करते हैं। तो इसके अंदर ये बोलते हैं कि ये व्यवस्था के सदस्यों के आपसी व्यवहार से उत्पन्न होती है। ठीक है, दूसरा आता है अंत क्रियाओं के सेट से ईस्टर्न की चार महत्वपूर्ण अवधारणाएं निकली है, इनपुट आउटपुट मॉडल के विश्लेषण पर का प्रमुख जिसका आधार बनाए। तो वो कौन कौन सी है? पहला है सिस्टम, दूसरा इन्वायरमेंट, रिस्पॉन्स और फीडबैक। इसके चलते इन्होंने इसका और कैरेक्टराइजेशन किया था। जैसे हम बात करते हैं कि पॉलिटिकल सिस्टम है, फिर सेट ऑफ इंटरेक्शंस आते हैं। तो व्यवस्था में क्या होती है? खुली होती है, पर्यावरण विनियमन होता है, पैरा पॉलिटिकल होती है। पर्यावरण के टाइम पे अगर हम बात करें, तो यह व्यवस्था को चारों तरफ से घेर रहे हुए सर्कमस्क्राइब्ड है ना। और दो प्रकार के होता है, इंटरसोशल, एक्स्ट्रासोशल। हम बात करें इनपुट आउटपुट के रिस्पॉन्सेज है, फीडबैक होता है, फीडबैक लूप बेसिकली इसको बोलते हैं, फ्लो मॉडल भी बोलते हैं, परसिस्टेंस भी रहता ही है कि भाई कंटिन्यूअसली मांगे जाती है, पॉलिसीज बनती है, तो इट्स अ लूप। क्या है? लूप है, ये चलता रहता है, ये नेवर एंडिंग। अब इनपुट में अगर आप देखें, तो दो तरह की ये चीजें हैं, एक तो डिमांड होता है, राइट, और दूसरा सपोर्ट होता है। तो मांगे चार प्रकार की होती है। डिस्ट्रीब्यूटिव, जिसको वितरणात्मक बोलते हैं। फिर होता है आपका रेगुलेटिव, जो व्यवहार विनियम मकीय है। राजनीतिक सहभागिता, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन। और आपके संचार और सूचना मांगे, सम्मेलन, और आपके विचार, आरटीआई, ये सब चीजें। इधर आपके समर्थन अगर हम देखो, ये भी चार प्रकार के होते हैं। भौतिक होता है एक तो, ठीक है, और जैसे पैसा दे दिया, वो सब चीजें। फिर होता है आज्ञाकारिता, जैसे कानूनों का पालन करना, ये सब चीजें। फिर होता है आपका सहभागिता, मतदान करना, ये सब। और आपके आता है फिर श्रद्धात्मक, प्रतीक, समारोह, पदाधिकारियों के प्रति सम्मान दिखाना। ठीक है, अब ये यहाँ पर आप देख लीजिए। डिमांड को अगर हम देखें, तो डिमांड ओवरलोड, डिमांड स्ट्रेस और डिमांड रेगुलेशन, ये तीन तरीके से है। तो कब डिमांड ओवरलोड पैदा होता है? जब या तो मांग की संख्या बहुत बढ़ जाती है, या मांगों की संख्या कम होते हुए भी उनका दबाव बढ़ जाता है। ठीक है, स्ट्रेस होता है क्रिटिकल रेंज में, बेसिकली अगर हम देखें, तो एक क्रिटिकल रेंज की क्राइटेरिया। तो इन मांगों को नियंत्रण या नियमन करने के लिए, रेगुलेट करने के लिए चार प्रकार के यंत्र बताए हैं डेविड ईस्टन ने। कौन कौन से? पहले स्ट्रक्चरल, दूसरा सोशल कल्चरल, कम्युनिकेटिव और रिडक्शन प्रोसेस।
तो जैसे स्ट्रक्चरल में आपके गेट कीपर्स, गेट कीपिंग, बाउंड्री वॉल्स होती है, ये सब चीजें हम करेंगे। जैसे राजनीतिक दल है, दबाव समूह है वो। सोशल में आ जाएंगे आपके सामाजिक और सांस्कृतिक रीति रिवाज, मान्यताएं, वो सब चीज। कम्युनिकेट में मीडिया आ जाएगा, वाहिकाएं आ जाएंगी। रिडक्शन प्रोसेस में आपकी कार्यपालिका, विधायिका, ये सब चीजें। क्वेश्चन कहाँ से बनेंगे? यहाँ से बनते हैं। कहाँ से बनते हैं? यहाँ से बनते हैं। कुछ इसमें ना बहुत इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी से वो देख लीजिए। इसमें एक आता है आपका व्हाइट बॉक्स एंड ब्लैक बॉक्स। तो बोल देंगे भैया कि बताओ ये सिस्टम एनालिसिस या सिस्टम थ्योरी का ये वर्ड है, इसका मतलब बताओ। तो व्यवस्था उपागम किसी भी व्यवस्था में इनपुट के जाने के परिणाम स्वरूप निकले आउटपुट व इस बीच रूपांतरण प्रोसेस की व्याख्या करता है। ऑफ कोर्स यही तो है। अरे है क्या? सिस्टम अप्रोच है क्या? इनपुट डालो, प्रोसेस होगा, आउटपुट निकालो। ठीक है, आलू डालो सोना निकालो, वही है सिस्टम। ठीक है, ओके। व्हाइट बॉक्स की बात कर लो, तो व्हाइट बॉक्स व्यवस्था की उपव्यवस्थाओं, अंतःक्रियाओं व रूपांतरण प्रक्रियाओं को अगर हम देख सकते हैं या जान सकते हैं तो वह व्हाइट बॉक्स है। लेकिन जिन अंतःक्रियाओं, इंटरेक्शंस को हम नहीं देख सकते, वह ब्लैक बॉक्स कहलाती है। ठीक है, जिस प्रोसेस को देख लो व्हाइट है, नहीं देखो ब्लैक है कि नहीं है भैया? ब्लैक मनी व्हाइट मनी, बिल्कुल वही सिस्टम है। आगे देखें, आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं, दूसरा आता है अनिवार्य चार चर, इसेंशियल वेरिएबल्स ऑफ पॉलिटिकल लाइफ। इसमें बताते हैं कि भाई राजनीतिक जीवन में दो अनिवार्य चर होते हैं: समाज के लिए मूल्यों का आवंटन और इन आवंटन का समाज द्वारा अनिवार्य रूप से स्वीकार करना। एक एक बेसिकली इन्होंने एक और चीज दिया था, अथॉरिटेटिव। ये पहले देख चुके हैं हम ऊपर, जिसने नहीं देखा वीडियो को पूरा वापस देखो अच्छे से। ठीक है, अथॉरिटेटिव एलोकेशन ऑफ वैल्यूज। फिर आता है दबाव, कि भाई नाजुक सीमा पर तक धकेल देता है। ये जो दबाव होता है, ये चरो का वो चीज है। क्रांतिक और नाजुक सीमा, क्रिटिकल रेंज जिसको हम बोलते हैं। तो दबाव की वजह से अनिवार्य जो चरों होते हैं पर बिगड़ जाना, विप्लव क्रांति हो जाना, ये नाजुक सीमा के क्रिटिकल रेंज में आ जाता है। फिर जीवन क्रिया आती है, आपके लाइफ प्रोसेस है। ये क्या है? वही है सर, परसिस्टेंट बने रहना, इनपुट आउटपुट का फ्लो बना रहना। ठीक है, फ्लो बने रहना। फिर आता है आपका परसिस्टेंस। परसिस्टेंस में क्या आता है भाई? इक्विलिब्रियम, स्टेबिलिटी, है ना। हाना आरंड वाली बात बोलती है कि ईस्टर्न की कार्य पद्धति आक्रमणीय है तथा वो व्योमंडल में किसी कोण से बैठकर पृथ्वी का अध्ययन करते नजर आते हैं। ठीक है, फिर फ्लो मॉडल आता है आपका, ये कि भाई इसमें ईस्टर्न ने राज व्यवस्थाओं के निवेश निर्गत विश्लेषण को प्रभाव प्ररूप यानी कि फ्लो मॉडल के रूप में प्रस्तुत किया है कि भाई इनपुट आउटपुट जाएगा, ये वाला फ्लो नहीं खराब होना चाहिए। तो ये सब चीजें। तो अब इस वाले मॉडल की आलोचना किस किसने करी है? तो मिहान कहता है कि व्यवस्था तार्किक सिद्धांत दृष्टि से संदेहास्पद है, अवधारणात्मक है, आधार पर धुंधला तथा अनुभाविकता के बिंदु से लगभग अनुपयोगी है। पॉल क्रेस आते हैं, रंसी आते हैं। ठीक है, क्रेस, रंसीमैन और आपका गिवाशनी। तो एक बार इसको अच्छे से एक बार पढ़ लेना। ठीक है, ज्यादा जरूरी नहीं, इसलिए नहीं बता। तो इसी के साथ ये वाला टॉपिक कंप्लीट होता है आपका स्ट्रक्चरल एनालिसिस। अब हम नेक्स्ट में देखेंगे हम स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच। ठीक है, संरचनात्मक प्रकारात्मक उपागम। ठीक है, तो जब तक स्टे ट्यून्ड एंड हैव अ वेरी नाइस डे।